हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है अशोक का, ऑप्शन बी है अकबर का, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य का और ऑप्शन डी है शिवाजी का। तो बिंदुसार जो है वो किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपिटक जो थे वो किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक जो है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को आता होगा। नहीं आता है तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो त्रिपिटक जो है ये किस पवित्र पुस्तकें हैं, किस धर्म की? ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म एंड ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो त्रिपिटक जो है ये किसकी पुस्तक है? ये है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है विवयनाथन, ऑप्शन सी है धर्मपाल एंड ऑप्शन डी है भास्करन। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे, प्रथम शासक था, वो था ऑप्शन ए गोपाल। पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था उसे गोपाल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए है खिलजी राजवंश, ऑप्शन बी है गुलाम राजवंश, ऑप्शन सी है लोदी राजवंश एंड ऑप्शन डी है तुगलक राजवंश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, गुलाम राजवंश। ये पहला मुस्लिम राजवंश था जिन्होंने भारत पर शासन किया था, गुलाम राजवंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है अष्टदिग्गज, ऑप्शन बी है नवरत्न, ऑप्शन सी है अग्रहारम एंड ऑप्शन डी है अष्टप्रधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अष्टप्रधान। शिवाजी के महाराज की जो शासनकाल था उसमें जो मंत्री परिषद था उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है एम.जी. रानडे, ऑप्शन बी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले एंड ऑप्शन डी है आर.सी. भंडारकर। तो जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1926 एंड ऑप्शन डी है 1927। तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो है ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1925। 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। ऑप्शन ए है अभिनव भारत, ऑप्शन बी है आज़ाद हिंद सेना, ऑप्शन सी है रिवॉल्यूशनरी आर्मी
एंड ऑप्शन डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने जो ब्रिटिश इंडिया की सत्ता थी वह ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1835, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1833 एंड ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी सत्ता। तो यह अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तो मोतीलाल नेहरू के साथ कौन था जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल एंड ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, निर्माण किया था इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए है कश्मीर घाटी में, ऑप्शन बी है फूलों की घाटी में, ऑप्शन सी है शांत घाटी में एंड ऑप्शन डी है सुरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है शांत घाटी में। शांत घाटी में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग एंड ऑप्शन डी है गंगोत्री। तो भगीरथी और अलकनंदा जो है ये कहाँ पर मिलकर गंगा बनाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध एंड ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र यह सबसे ज़्यादा चमकीला है और शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, शुक्र और बुध, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका होगा शुक्र और बुध, इन दोनों के पास अब एक अपना उपग्रह नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन ए है लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन सी है हार्ड स्वाइन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दुनिया की। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है अमरकंटक एंड ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है राजकृष्णा, ऑप्शन सी है VKRV राव एंड ऑप्शन डी है कौशिक बासु।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकृष्णा। राजकृष्णा जो थे, इन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द प्रस्तावित किया था, राजकृष्णा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी एंड ऑप्शन डी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और सामान्यतः यही बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है वान नील एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर मिशेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जो जनक है ये एम.एस. स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दूध से, ऑप्शन बी है मछली से, ऑप्शन सी है फसल से एंड ऑप्शन डी है अंडा से। तो इसका सही आंसर है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये मछली जो है नीली क्रांति से संबंधित है, फसल जो है ये ग्रीन क्रांति से संबंधित है और अंडा सिल्वर क्रांति से संबंधित है, सिल्वर। मछली जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है, नीली, और श्वेत जो है ये दूध से संबंधित है और फसल है ये ग्रीन हरी क्रांति से संबंधित है। जैसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मछली कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है नीली क्रांति से। अंडा पूछा जाता है तो यह सिल्वर क्रांति से संबंधित है। फसल जो है यह ग्रीन क्रांति से संबंधित है, जिसे हरी क्रांति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति से इसका संबंध दूध से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? ऑप्शन ए है जीडीपी का 3.6%, ऑप्शन बी है जीडीपी का 6%, ऑप्शन सी है जीडीपी का 5.9% एंड ऑप्शन डी है जीडीपी का 6.4%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीडीपी का 6.4%। 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 6.4% है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य में निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो ऑप्शन ए है 11वीं सूची में, ऑप्शन बी है 10वीं सूची में, ऑप्शन सी है 13वीं सूची में एंड ऑप्शन डी है 12वीं सूची में। तो पंचायत के द्वारा 73वें संविधान जो संशोधन हुआ था, इसमें पंचायतों का कार्य किसमें वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11वीं सूची में। 11वीं सूची में ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ हैं 12, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, ऑप्शन बी है संसद भंग हो जाती है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ऑप्शन बी है पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो एंड ऑप्शन डी है भारत का नागरिक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। यह आवश्यक नहीं है, बाकी उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होने के लिए इसका और भारत का नागरिक हो, ये तीनों इसके लिए आवश्यक हैं, लेकिन पढ़ा लिखा ये आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग सेकंड है नागरिकता, भाग थर्ड है मूल अधिकार, भाग फोर्थ है राज्य के नीति के निदेशक तत्व एंड भाग
5th है मूल कर्तव्य। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 मूल कर्तव्य। ये रॉन्ग है, भाग 5 में नहीं है, क्योंकि ये भाग 5 ए में है, ए में मूल कर्तव्य। और बाकी भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के लिए चुनाव के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है घर्षण का नियम, ऑप्शन बी है आघूर्ण का नियम, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम एंड ऑप्शन डी है गति का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तारत्व एंड ऑप्शन डी है प्रबलता। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूलैंडस के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? ऑप्शन ए है बेरिलियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम एंड ऑप्शन डी है लिथियम। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, लिथियम। लिथियम इसका सही आंसर है, क्योंकि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम में सोडियम की तरह समान गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन एंड ऑप्शन डी है कैसीन। तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है इसे कहते हैं कैसीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, कैसीन। और एल्बुमिन जो है ये अंडा में पाया जाता है, अंडा में। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूध में पाया जाने वाला एक कैसीन है और जो ये एल्बुमिन है ये अंडा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन 12 एंड ऑप्शन डी है विटामिन E। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B1। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओनली UP888 सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।